सोचिए, एक ऐसा देश जिसने 80 साल पहले दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हमला झेला था। एक ऐसा देश जिसने युद्ध के बाद कसम खाई थी कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन आज वही जापान भविष्य के ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जो किसी को भी हैरान कर दें। ये कहानी है जापान के अपनी शांतिवादी पहचान से एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने के सफर की। तो चलिए इस बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव को समझते हैं। हम देखेंगे कि जापान आखिर कौन से नए हथियार बना रहा है, उसने शांति का रास्ता छोड़ा क्यों और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उन हथियारों की जो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं। ये देखना वाकई में हैरान करने वाला है कि एक देश जो हमेशा शांति की बात करता था, वो अचानक दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कैसे बना रहा है। जापान के ये सारे कदम एक ही बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या वो किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। ये कोई मामूली तोप नहीं है, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो बारूद से नहीं बल्कि बिजली की जबरदस्त ताकत से चलती है। इसकी पावर का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसका गोला आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से निकलता है और दुश्मन के जहाजों को ऐसे चीर सकता है जैसे मक्खन में गरम चाकू। और कमाल की बात तो यह है कि ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी आज तक पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाया है। इसके अलावा जापान 2027 तक 400 टॉमोहॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो 1600 किलोमीटर दूर तक एकदम सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब जापान की जद में कई देश आ गए हैं और उसकी हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जापान ने हवा, समंदर और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी निगरानी के लिए AI से लैस ड्रोन्स के पूरे बेड़े तैनात कर दिए हैं। सोचिए, ये ड्रोन बिना थके बिना रुके एक बाज की तरह हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, जिससे जापान को एक ऐसी अभूतपूर्व स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि जो देश आज इतने घातक हथियार बना रहा है, उसने कभी युद्ध न करने का वादा किया ही क्यों था? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। दूसरे विश्व युद्ध में भयानक हार और परमाणु बमों की तबाही ने जापान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस हादसे के बाद जापान ने युद्ध से तौबा कर ली और अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी। जापान का संविधान और खास तौर पर उसका आर्टिकल 9 साफ साफ कहता है कि जापान कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेगा और न ही कोई सेना रखेगा। बस इस एक अनुच्छेद ने कानूनी तौर पर जापान को शांति के रास्ते से बांध दिया था और ये वादा जापान की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। ये शांति वाली पहचान जापानी कल्चर में कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इस तुलना से लगाइए। एक तरफ है अमेरिका और भारत की सेनाओं के विज्ञापन, भयंकर, शक्तिशाली योद्धाओं वाली तस्वीरें, और दूसरी तरफ है जापानी डिफेंस फोर्स का विज्ञापन, जिसमें बेबी पिंक जैसे रंग और शांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। ये फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। दशकों तक शांति के रास्ते पर चलने के बाद एक शख्स ने आकर इस दिशा को बदलना शुरू किया, और वो थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने जापान को एक नए रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की। देखिए, 2012 में जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री बने तो उनका एक मकसद बिल्कुल साफ था, जापान की सैन्य स्थिति को नॉर्मल करना और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने दम पर मजबूत बनाना। वो जानते थे कि बदलती दुनिया में जापान सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता। आबे ने एक एक करके कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 9 की एक नई व्याख्या की ताकि जापान अपने सहयोगियों की मदद कर सके, अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स का विस्तार किया, क्वाड जैसे महत्वपूर्ण गठबंधन बनाए और डिफेंस पर खर्च को काफी बढ़ा दिया। तो शिंजो आबे ने बदलाव की नींव तो रख दी, लेकिन आज जापान जिस तेजी से हथियार बना रहा है, उसके पीछे कुछ बहुत ही तात्कालिक और गंभीर कारण हैं। और ये कारण उसके अपने पड़ोस से आ रहे हैं, जो अब एक बड़े खतरे का रूप ले चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे जापान के चारों ओर खतरों का एक आग का गोला बन गया है, और इसमें पहला और सबसे अप्रत्याशित खतरा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की हरकतें जापान के लिए एक सीधा खतरा बन गई हैं। वो न केवल बार बार जापान के ऊपर से मिसाइलें दागता है जिससे लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि उसने जासूसी के लिए जापानी नागरिकों का अपहरण भी किया है। अब एक ऐसा अस्थिर पड़ोसी जिसके पास परमाणु हथियार हों, इस खतरे को जापान अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता।
अब बात करते हैं दूसरे बड़े खतरे की, जो जापान के सबसे बड़े पड़ोसी चीन से आ रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उसका आक्रमण रवैया पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। चीन ताइवान को लेकर लगातार आक्रामक हो रहा है, जो जापान के बेहद करीब है। उसने सीधे जापान के इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें दागी हैं और सेनकाकू द्वीपों पर भी विवाद है। ये सब जापान को अपनी सुरक्षा और व्यापार के रास्तों को लेकर गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर रहा है। और अब तीसरा खतरा, रूस। हजारों किलोमीटर दूर एक युद्ध ने जापान की रक्षा नीति पर सीधा और बहुत गहरा असर डाला है। जापानी प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। रूस की यूक्रेन पर आक्रमण ने जापान को ये एहसास दिलाया कि आज के दौर में भी बड़े पारंपरिक युद्ध हो सकते हैं। इस घटना ने जापान के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया कि उसे किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो एक शांतिप्रिय देश का एक सैन्य शक्ति के रूप में उदय, इसका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल पावर के संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये चार्ट जापान के इरादों को बिल्कुल साफ दिखाता है। जापान अपने रक्षा बजट को लगभग दोगुना कर रहा है, जिससे वो सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में छठे स्थान से सीधे अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये सिर्फ सेना के बारे में नहीं है, दुनिया में नए दोस्त और दुश्मन बन रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा मौका है। अब भारत और जापान सिर्फ सैन्य अभ्यास ही नहीं कर रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अंत में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक देश जो दशकों तक शांति का प्रतीक रहा, उसका फिर से एक बड़ी सैन्य शक्ति बनना, क्या ये दुनिया को एक ज्यादा सुरक्षित जगह बनाएगा, या ये एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ की शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।